अच्छा, इससे पहले जो अभी हमने जो कुछ पढ़ा था वो क्या चीज़ थी कि गवर्नमेंट का सॉल्यूशन था कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, कमांड एंड कंट्रोल और करेक्टिव टैक्स, ये दो उसके जो है डिफरेंट होते हैं। फिर उसके मुख्तलिफ फार्मूलेज़ हैं कि करेक्टिव टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा, किस तरह से नहीं लगाया जाएगा। बहरहाल उन एग्जांपल्स को अभी हम भूल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जनाब प्राइवेट सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो प्राइवेट सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि आप अ, खुद जो है क्या कहते हैं मामलात को प्राइवेटली तय कर लेते हैं। तो उसमें जो है ये है कि जनाब मॉरल कोड्स होते हैं, सोशल सैंक्शन होती हैं। कुछ लोगों की नहीं जनाब कि यार आपको जो है वो चैरिटी करना चाहिए, और एक जिसको हम कहते हैं ना कि CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो है आप अपना जो है वो रोल प्ले करें, ताकि ये एक प्राइवेट सोल्यूशन होगा। और इसी को इनकरेज गवर्नमेंट वहाँ पर भी करती है कि नहीं जनाब आप CSR की पाबंदी जो है वो करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि CSR की पाबंदी कुछ इस तरह से करवाते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो है आपका टेक्सटाइल या जो आपका जो लेदर का है वो सिर्फ उसी वक्त ही ख़रीदेंगे जब आप उनके CSR कोड्स को फॉलो करेंगे। अगर आप CSR कोड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो आपसे जो है वो चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से एक हुआ था कि आज से 4-5 साल पहले जो है बांग्लादेश की फैक्ट्री में जो है आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं वो इंतकाल हो गया था उन बेचारों का, मर गए थे वो। और फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर था एक बल्दिया की फैक्ट्री का। तो बल्दिया की फैक्ट्री का मामला बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले जो हुआ था तो वहाँ पर जितनी भी NGOs थी और उन्होंने बड़े मुजाहरे किए थे जर्मनी में ख़ास तौर से, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा जो गारमेंट सप्लाई होता है वो बांग्लादेश से होता है। तो उस पे उन्होंने ये कहा था कि मेड इन बांग्लादेश इज़ मेड इन हेल। तो एंड वी विल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम हेल। तो इस वजह से वो मेड इन बांग्लादेश मेड इन हेल इस तरह से जो उन्होंने किया हुआ था। फिर उसके बाद जर्मनी की ही क्या कहते हैं कि NGO ने पाकिस्तान की जो बल्दिया टाउन के हवाले से जो एक हुआ था, जो फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, वो ज़ाहिर बात है कि एक टोटली जो है वो एक उसके पीछे एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स जो है क्या कहते हैं इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से ये हुआ था। लेकिन था ये इसी तरह से कि जनाब कि ये इस पे जो है बाकायदा तौर पर CSR के ऊपर अमल नहीं किया गया। वो एक सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं वो लेबर का जो है ख्याल नहीं रखा गया था, इस वजह से जो है वो ज़्यादा आग लगी वहाँ पर और जो है नुकसान इतना ज़्यादा हुआ। तो ये एक इस तरह का है, एक ये सॉल्यूशन भी होता है और बाकी दूसरा जो है फिर कुछ और सॉल्यूशन भी वो हो सकता है। अच्छा जी, प्राइवेट सॉल्यूशन टू द एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर सॉरी एक है क्वेज थ्योरम। क्वेज थ्योरम जो है, इफ प्राइवेट पार्टीज कैन बार्गेन विदाउट कॉस्ट ओवर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दे कैन सॉल्व द एक्सटर्नलिटीज प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। तो ये खुद भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक साहब हैं, हम सपोज करते हैं कि उनका नाम है डिक एंड ही ओन्स अ डॉग, और उसके जो पपी का नाम है वो स्पॉट है। व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज? ये ज़ाहिर बात है आपके घरों में भी इधर उधर ये मोहल्लों में तो बहुत होता है इस तरह से। स्पॉट बार्किंग डिस्टर्ब जेन्स, ठीक है ना। और ये जो जेन कौन है? जेन जो है वो डिक, ये जो मिस्टर डिक हैं उनके नेबर हैं। जब ये कुत्ता भौंकता है तो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। सोशली एफिशिएंट आउटकम क्या है? मैक्सिमाइज डिक प्लस जेन्स वेलबींग, दोनों की वेलबींग जो है मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब किसी एक की वेलबींग जो है वो मैक्सिमाइज हो, कि नहीं जनाब उसको तो अपना प्लेजर मिल रहा है, वो जो उसने एक डॉग को जो है वो पाला हुआ है, लेकिन दूसरा जो है उसकी वजह से परेशान हो रहा है। ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, इफ डिक वैल्यूज हैविंग स्पॉट मोर देन जेन्स वैल्यू पीस, द डॉग शुड स्टे। अब क्या है इसके ऊपर हम इसको कंपेयर करेंगे
किसकी वैल्यू ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, जो हम जब उसकी वैल्यू, प्राइवेट वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है कि जनाब के डिक के पास होना चाहिए, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है कि जनाब उसके पास वो अपने पपी को जो है वो या अपने पेट को रखे, ओवर दिस कि नहीं जनाब इसकी वैल्यू जो है क्या कहते हैं कम है। तो ये अच्छा, ये होगा किस तरह से, मैं इसकी एक एग्जांपल एक और भी देता हूँ आपको। अंग्रेज़ों के दौर में इंडिया में एक मस्जिद थी और उसके सामने ही मंदिर था, तो वहाँ पे अक्सर जो है वो झगड़ा रहता था इस हवाले से कि जनाब के जैसे ही मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आते तो फौरी तौर पर जो है वो लोग बार बार अब घंटा बजाना शुरू कर देते थे उसका, मंदिर का, जिसकी वजह से लोग तंग होते थे। और जो मंदिर में आते थे वो कहते थे जनाब कि इनके दिन में 5 दफ़ा अजान होती है और ये लाउड स्पीकर पे अलाउ है, और फिर उसके अलावा ये है कि वो 3 वक्त जो है ये लोग ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है परेशान होते हैं। तो अब इसका क्या किया जाए? तो लॉर्ड माउंटबेटन जब वहाँ पर पहले आया, उसने कहा कि पहले भाई मुझे आप दिखाएं कि ये किस तरह से लोग तंग होते हैं, घंटा बजा के दिखाओ। तो वहाँ पर हुआ ये कि एक शख्स गया, उसने घंटा बजा दिया, तो कहा भाई और बजाओ, मुझे साउंड में नहीं आया। 3-4 लोगों ने कहा घंटा बजा दिया, तो कहने लगे अच्छा अब हम मस्जिद की ज़रा अजान की आवाज़ सुन लेते हैं। तो वो मस्जिद में गया वहाँ पर, तो उसने कहा भाई अजान दो, ज़रा देखो तो मैं कैसे लोग तंग होते हैं। तो उसमें मस्जिद में जो थे मौजूद, उन्होंने कहा कि अभी अजान का वक्त ही नहीं है, अजान का ये फ़लाँ फ़लाँ वक्त है, आप इस वक्त आप होंगे तो फिर आपको अजान की आवाज़ मिल जाएगी, अब वैसे तो अजान नहीं देते हम लोग। तो फिर उसने एक फ़ैसला दिया कि भाई इनका वक्त तय है, तो इस वजह से इनकी अजान से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि घंटे की वजह से। अब आप जब इनकी अजान दी जाए तो फिर आप घंटा नहीं बजाएंगे। तो ये देखिए फिर एक आगे वैल्यूज़ के ऊपर जिस तरह से एक हो रहा है ना कि जनाब कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किस वक्त के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि नहीं जनाब क्या कहते हैं, उसके खामोश रहने या उसके पीस फुल रहना या क्वाइटनेस जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है या उसका डॉग रखने की वैल्यू ज़्यादा है उस पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो शख्स है, वो कहता है कि जनाब कि ये तो पूरा दिन रहता ही नहीं है, ये रात को तो होता ही नहीं है, ये इसका रात को ड्यूटी होती है, दिन में जो है वो कुत्ता सो रहा होता है तो उसको कोई तंग नहीं होता, एक आध दफ़ा भौंक लेता है तो बेचारे को इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि भौंक ले थोड़ा सा वो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है तो इसका मतलब ये है कि उसके कुत्ते के पालने की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि नहीं जनाब कि ये रात को जो ये भौंक रहा होता है, ये रात को घर में आके सो रहा था, उस वजह से तंग हो रहा होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसके क्वाइटनेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब इसमें किस तरह से होगा? केस 1, इसके 3 डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। डिक हैज़ द राइट टू कीप स्पॉट, बेनिफिट टू डिक ऑफ हैविंग इस स्पॉट, स्पॉट इज द नेम ऑफ दैट डॉग। उसको हमने कहा जनाब फॉर एग्जांपल कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसका बेनिफिट 500 आता है, लेकिन कॉस्ट जो पड़ रही है जेन को वो $800 आ रही है। मतलब किसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है? कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बेनिफिट कम है इसका यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा इसका आउटकम? सबसे पहला तो ये है कि जनाब कि क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, तो इसका मतलब है कि स्पॉट हैज़ टू गो, ठीक है। प्राइवेट आउटकम क्या होता है? वो कहता है कि जनाब जेम्स कहता है कि यार मैं तुम्हें जो है ना $600 दे देता हूँ कि ये कुत्ते को जो है तुम जो है वो इसको छोड़ दो, इसको जो है वो किसी और को दे दो, बेच दो या यहाँ से भगा दो इसको, इसलिए कि तुम्हारा बेनिफिट $500 का है लेकिन मैं तुम्हें $600 देने को तैयार हूँ। तो जाहिर बात है क्या होगा, हो सकता है कि शायद वो राज़ी हो जाए इसके ऊपर, इसलिए कि उसका जो बेनिफिट है अब बढ़ गया है, पहले बेनिफिट जो था वो कम था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है केस कि डिक हैज़ द राइट टू कीप, बेनिफिट जो है, अब हम कहते हैं कि बेनिफिट जो है वो डिक का है, वो $1000 है, जबकि जेन की जो कॉस्ट है वो 800 है। इसका मतलब है कि बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है, तो स्पॉट को जो है वो अब ज़ाहिर है कि रहेगा, वो तो नहीं जाएगा। प्राइवेट आउटकम उसका क्या हो सकता है? Jane not willing to pay more than $800, Dick not willing to accept $1000 to प्राइवेट क्या होगा इसके ऊपर? अब ये हो रहा है जनाब कि डिक नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट लेस देन $1000। वो कह रहा है कि नहीं जनाब कि जितना मेरा बेनिफिट है उतना दिया जाए, पूरा का पूरा, इसके बगैर तो जो है क्या कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा।
लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो फिर क्या होगा कि वो स्टे करेगा, इसलिए कि बेनिफिट जो है कुत्ते को रखने का वो ज़्यादा है। थर्ड क्या हो सकता है, अब हम कह रहे चलें बेनिफिट 500 है और कॉस्ट है वो 800 है। अच्छा, बट जेन हैज़ द लीगल राइट, इसके अंदर एक जो है थोड़ा सा कमांड एंड कंट्रोल भी आ गया है। सोशली बेनिफिट आउटकम क्या है, प्राइवेट आउटकम क्या है, डिक पेस जेन जो है 600, तो प्राइवेट आउटकम जो है वो एफिशिएंट आउटकम के ऊपर जो है वो बराबर होना चाहिए इस पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मतलब ये है कि देखिए मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं कि कभी जो है वो कॉस्ट जो है वो दूसरा पे करने को तैयार है जिसका बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर बेनिफिट कम है कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो उसका बेनिफिट जो उसको देने को तैयार है। कुछ कहते हैं कि नहीं जनाब, कुछ लीगल राइट को यूज़ करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जनाब उसकी वजह से आपका जो बेनिफिट, आपको जो नुकसान हो रहा है वो हम इतना पैसे देने को उसको जो तैयार है। क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये कोर्ट के अंदर जो है केसेस जा रहे होते हैं और वो किस बेस के ऊपर जा रहे होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं कि जनाब के इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसका जो है मुझे फ़ाइन जो है उसका पे किया जाए या इसका हर्जाना जो है वो पे किया जाए। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि क्वेस थ्योरम जो है वो कहला रहा होता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सोल्यूशन डू नॉट ऑलवेज वर्क। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसकी जो है क्या कहते हैं वो हाई हो सकती है, ये एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एंड कॉस्ट व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इज़ वेरी लार्ज, जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो बहुत मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये आप समझ लें कि उसमें है, ये जो मैंने आप सब लोगों को जो शेयर किया है उसमें एक प्रॉब्लम नंबर 3 लिखा हुआ है या प्रॉब्लम नंबर 2 है शायद, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। वो जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि एक केस दिया हुआ है कि एक झील है, एक लेक है जिसके अंदर लोग नहाते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो उतने पैसे वो पे कर रहे होते हैं थोड़े से। फिर होता क्या है कि उसके ऊपर चंद दिनों बाद एक फैक्ट्री लग जाती है और फिर वो फैक्ट्री जो है वो अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर इमिट कर रही होती है। अब बताएं कि जनाब प्राइवेट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है थोड़ा सा इसको देखते हुए समझे कि वो आपका होमवर्क है, राइट, कि ये आपको बताना है कि जनाब के किस तरह से जो है वो उसको आप जो है डिफरेंट जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अलग से भी लिख दूंगा, लेकिन ये है कि वो जो मैंने आप लोग के साथ जो शेयर की है उसमें आई थिंक के प्रॉब्लम नंबर 2 है शायद, वो जो येलो कलर की एक अलग से स्लाइड बनी होगी। ठीक है, ये आपको करना है उसको, राइट। बस हम इसको यहाँ पर अब एंड करते हैं। सर ये एक्टिव लर्निंग पे है? जी हाँ बिल्कुल, एक्टिव लर्निंग पे, एक्टिव लर्निंग 2 है शायद ये, या 3 है, देख लीजिएगा। 3 है सर, ये रिड्यूसिंग गैसोलीन कंजम्पशन वाला जो सवाल नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। नंबर 2 देखें। देख लेता हूँ। ये कलेक्टिवली द 1000 रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन वैली बिल्कुल बिल्कुल, वैली यही सिम। यही। सही सही। ठीक है, ये आपको जो है क्या कहते हैं सॉल्व करना है और यही जो है क्या कहते हैं आपका होमवर्क है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, फिर बस अब हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। और सर अपना डेडलाइन कल रात की रखिएगा प्लीज़। हाँ हाँ, नहीं वो मैं पूरे वीक की रखूँगा इसको इंशाल्लाह। ठीक, चलें ठीक, थैंक यू। ओके, अल्लाह।